हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था व्याख्याता के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका हमने लेक्चर 1 देखा हुआ है। आज हमारा लेक्चर 2 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवा सकें। साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सकेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को। साथ में जो भी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट जो डल रहे हैं, उनकी यदि आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा लिंक। वहां से आप लोग हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी वीडियोस के PDF को आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम देखने जा रहे हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था? तो हमने देखा था कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान आखिर है क्या। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने देखा था कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई। पहले इसे कहा जाता था कि आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी में इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। फिर 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। ठीक, फिर उसके बाद लेकिन फाइनली 20वीं शताब्दी में एवं 20वीं शताब्दी के बाद अभी एट प्रेजेंट इसे क्या कहा जाता है? तो इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये सभी चीजें हमने अपने कल के लेक्चर में देखी थी। साथ में हमने ये देखा था कि एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। ठीक, साथ में और हमने क्या क्या देखा था? तो और हमने ये देखा था कि विलियम वुंड को, किसको? विलियम वुंड को हम किस नाम से जानते हैं? तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। हम प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के नाम से हम विलियम वुंड को जानते हैं। और हमने ये भी देखा कि नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता के वजह से हमारे भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हो पाई। कहाँ हो पाई? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये स्थापित हो पाई थी। ये कल के लेक्चर में हमने देखा था। फिर उसके बाद में हमने ये देखा था कि स्टैनली हॉल ने अमेरिका में जो है क्या किया था कि पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया था। साथ में हमने ये भी देखा था कि जो जॉन बी वॉटसन है ना, जॉन बी वॉटसन है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो जॉन बी वॉटसन को हम फादर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के जनक के नाम से हम वॉटसन को जानते हैं। तो ये सभी चीज़ें आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी और आप लोगों को याद होंगी, है ना। तो आपको भूलना नहीं है। ये नहीं कि हम पिछला मतलब कि बस देख रहे हैं वीडियो लेक्चर और हम भूलते जा रहे हैं, नहीं। आप लोगों को सब चीज़ याद भी होनी चाहिए और आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको चीज़ें याद भी करवा दूंगी। तो उसके लिए आपको बहुत टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा, अरे हमें तो याद नहीं हो रही, इट डजेंट मैटर। आप यदि हमारे साथ जुड़े, आपको सब चीज़ें मैं याद करवा दूंगी। ठीक, इतनी चीज़ें यदि मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई हैं। फिर उसके ये तो हमने मनोविज्ञान देख लिया, साइकोलॉजी देखा, लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं। तो साइकोलॉजी को तो हमने देख लिया, एजुकेशन तो बच गया। एजुकेशन है क्या? तो एजुकेशन के लिए कहा जाता है कि एजुकेशन जो है, यदि हम लिखें एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे शिक्षा भी कहते हैं, हम इसे विद्या भी कहते हैं, हम इसे कहीं कहीं पे शिक्षा शास्त्र भी कह दिया जाता है, पेडागॉगी जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो ये सभी चीजें शिक्षा से ही संबंधित है। संबंधित है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल संबंधित है। तो यदि हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा कहाँ से आया? तो शिक्षा, ये जो शब्द है ना, ये जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत भाषा से आया है। संस्कृत के शिक्ष धातु से आया है। किससे आया है? शिक्ष धातु से आया है।
ठीक है, इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। शिक्ष धातु से आया है ये। तो यदि हम बात करते हैं कि शिक्ष धातु से आया तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो शिक्ष धातु से ये जो आया है इसका अर्थ होता है, जो ये शिक्ष धातु से आया है इसका अर्थ होता है टू टीच और टू इंस्ट्रक्ट। टू टीच और टू इंस्ट्रक्ट मीन्स व्हाट, इसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। सिखाना, हम मूलतः क्या ले लें, सिखाना, टू टीच और टू इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि संस्कृत यदि एग्जाम में पूछेगा तो याद भी होना चाहिए, है ना। कुछ चीज़ भूलना नहीं है हमें कि नहीं हम तो भूल गए, अरे याद ही नहीं आ रहा है हमें, ऐसा नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि यदि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन को हम शिक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, शिक्षा बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद विद्या भी बोलते हैं हम, साथ में हम पेडागॉगी भी, कहीं कहीं पे शिक्षा शास्त्र भी किससे संबंधित है, तो शिक्षा से ही संबंधित है, कुछ अलग थोड़ी ना। पेडागॉगी शिक्षा शास्त्र है, ठीक। तो ये जो सभी चीजें हैं, तो ये जो शिक्षा है ना वो संस्कृत के शब्द शिक्ष से आया है, शिक्ष से आया है, जिसका मतलब होता है सीखना। सीखना, इसका मतलब टू टीच, सिखाना, सॉरी सिखाना, टू टीच और टू इंस्ट्रक्ट। फिर उसके बाद विद्या की यदि हम बात करते हैं तो विद्या भी संस्कृत शब्द से आया है। विद्या संस्कृत की मूल धातु इसकी क्या है, तो विद है। क्या है, मूल धातु इसकी विद है, विद से आया है, और जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना होता है। संस्कृत की मूल धातु विद से आया है, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो, टू नो। ठीक। फिर यदि ये जो शिक्षा शास्त्र है, पूछ लिया गया यदि एग्जाम में आता है कि शिक्षा शास्त्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो शिक्षा शास्त्र जिसको हम पेडागॉगी के नाम से जानते हैं, तो ये क्या है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है जो कि शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखना कि ये एक ग्रीक वर्ड है पेडागॉगी, जो कि शिक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हुई आप लोगों को। फिर उसके बाद में यदि हम उत्पत्ति की दृष्टि से देखें, इटिमोलॉजिकली इफ वी लुक, इटिमोलॉजिकली और उत्पत्ति की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ये जो उत्पत्ति की दृष्टि से हम देखें तो ये जो एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन ना, पूरा लिख देती हूँ, है ना। एजुकेशन ये जो शब्द है ये लैटिन से आया है, लैटिन के शब्द से आया है। किससे आया है, लैटिन शब्द से आया है। ठीक। लैटिन के कौन कौन से ऐसे शब्द थे जहाँ से ये एजुकेशन शब्द आया है, तो ये जो है अलग अलग पुस्तक में आपको अलग अलग बारे में पता चलेगा, पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मूलतः यदि हम याद करें तो एडुकेयर कहा जाता है। ठीक है, एडुकेयर कहा जाता है, एडुकेटम कहा जाता है। एडुकेयर हो गया, एडुसेरी हो गया, फिर उसके बाद में एडुकेटम हो गया, एडुकेटम हो गया, फिर उसके बाद में एडुकेटस हो गया, एडुकेटस हो गया, और क्या हो गया, एडुकेशियो हो गया, एडुकेशियो हो गया। ठीक। तो इनका अर्थ क्या होता है, अब इसको यदि हमें हिंदी में लिखना है तो भी ऐसे ही लिख देना है, बस हिंदी में लिख देना है, लेकिन शब्द नहीं परिवर्तित होंगे। ठीक, यही रहेंगे। यदि हम एडुकेयर का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है टू नरिश, टू नरिश, पालन पोषण करना। क्या होता है, पालन करना। यदि हम देखें तो पालन करना होता है। एडुसेरी का मतलब यदि हम देखें तो लीड आउट और टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट होता है। ठीक है, ड्रॉ आउट मतलब कि बाहर, यहाँ पे नेतृत्व प्रदान करना हो जाता है। क्या होता है, नेतृत्व प्रदान करना, टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट। ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें एडुकेटम की, यदि हम बात करते हैं टू ब्रिंग, टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप और टू रियर। टू ब्रिंग अप और टू रियर का मतलब भी पालन करना ही होता है, पालन पोषण करना ही होता है ना। फिर उसके बाद में यदि हम एडुकेटस को देखें तो इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, एडुकेटम का मतलब होता है टू एक्ट ऑफ टीचिंग। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको गलत बता दिया, सॉरी।
ये एडुकेटम की यदि हम बात करते हैं तो एडुकेटम का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, है ना, प्रशिक्षित करना जिसको हम बोलते हैं, प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षित करना। फिर उसके बाद में एडुकेटर्स को यदि हम देखें तो टू ब्रिंग अप होता है, टू ब्रिंग अप, ठीक, और टू रियर, टू ब्रिंग अप और टू रियर, इसका मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, टू ब्रिंग अप टू रियर, पालन पोषण करना। एडुकेशियो का क्या मतलब होता है, तो एडुकेशियो का मतलब होता है ब्रीडिंग, रियरिंग, ब्रिंगिंग, सबका मतलब वही है, इसीलिए तो सब एक उत्पत्ति की दृष्टि से देख रहे हैं ना। ब्रिंगिंग हो गया, ब्रीडिंग हो गया, ब्रिंगिंग अप हो गया, फिर ब्रीडिंग हो गया, सेम मीनिंग है, पालन पोषण करना, है ना। रियरिंग हो गया, ये क्या होता है, इन सभी का अर्थ क्या होता है, पालन पोषण करना। टू लीड और टू ड्रॉ आउट का मतलब होता है कि जैसे कि अंदर की चीज को बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना, टू लीड आउट और टू नेतृत्व प्रदान करना, अंदर से बाहर निकालना। टू ड्रॉ आउट का मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना, और ठीक है, और यदि हम टू लीड आउट का मतलब होता है कि नेतृत्व प्रदान करना। तो ये उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो इटिमोलॉजिकली ये सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है ना, कुछ भी चीज अनावश्यक नहीं है, पूछी जा सकती कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन के कौन कौन से शब्द से हुई है, एडुकेयर, एडुसेरी, एडुकेटम, एडुकेटस, एडुकेशियो, ठीक है, तो इनसे हुई है। कभी कभार ये एडुकेटस, एडुकेशियो, एडुकेयर के साथ में मिला दिए जाते, क्यों मिला दिए जाते, क्योंकि इन सभी का मीनिंग एक ही होता है, पालन पोषण करना, और यहाँ पे भी एडुकेयर का मतलब भी वही है, पालन पोषण करना। तो किसी बुक में 3 शब्द लिखे रहते, कहीं पे 4 लिखे रहते, कहीं पे 5 लिखे रहते, लेकिन यदि एग्जाम में इसमें से कोई से भी आता है तो आप लोगों को बिल्कुल वही टिक करना है, यानी कि यही सही है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई कि शिक्षा क्या, कि एजुकेशन कहाँ से आए, शिक्षा से आए, शिक्षित मूल धातु से, विद्या विद मूल धातु से जिसका अर्थ है जानना, टू नो, शिक्ष का मतलब टू टीच और टू इंस्ट्रक्ट, सिखाना। शिक्षा शास्त्र पेडागोगी क्या है, तो एक ग्रीक शब्द है जो कि एजुकेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बिल्कुल ये चीजें क्लियर है। अब हम आ जाते हैं, शिक्षा देख लिया हमने, मनोविज्ञान देख लिया, दोनों को हमने देख लिया। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आइए हम देखते हैं कि आखिरकार जो कि हमारा मेन टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान, उसको अब हम देखने जा रहे हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, तो यह मनोविज्ञान की एक शाखा है, मनोविज्ञान की एक शाखा है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुप्रयोग से संबंधित है। यदि हम दूसरे शब्दों में देखें तो शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार से संबंधित है। देखो क्या होता है, मनोविज्ञान का मीनिंग हमने क्या देखा था, तो मनोविज्ञान का मीनिंग हमने देखा कि ये क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। ये हमने देखा था ना, जो कि आज की डेट में यही माना जाता है, व्यवहार का, साइंस ऑफ बिहेवियर। तो साइंस ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। अब इसके साथ में यदि हम शिक्षा को जोड़ दें, शिक्षा मनोविज्ञान, इसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या शैक्षिक स्थितियों में जब हम मानव व्यवहार को देखें तो वही क्या हो जाएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या है, that deals with the application of psychological findings in the field of what, in the field of education. In other words, we can say that it deals with human behavior in educational situations. ठीक है, जो कि मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, कहाँ, तो शैक्षिक स्थितियों में। ठीक, समझ में आया, मीनिंग क्लियर है आप लोगों को, अर्थ समझ में आ गया ना इसका मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक जब मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है, तो मानव व्यवहार का अध्ययन, इसका मतलब कि मानवों के समाजीकरण और उसके व्यवहार को संशोधित करने के उद्देश्य से शिक्षा के क्षेत्र में यह मनोविज्ञान का अनुप्रयोग करता है, अप्लाई करता है मनोविज्ञान को, किसमें, तो शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजी को आप एजुकेशन की फील्ड में लगा दो, हो गया।
और उसका उद्देश्य क्या, विद द एम ऑफ सोशलाइजिंग मैन एंड मॉडिफाइंग हिज बिहेवियर, कि किस तरीके से मनुष्य समाज में उठे बैठे व्यवहार करे, है ना। यदि हमें यही नहीं पता है कि हमें चार लोगों के बीच में कैसे बैठना उठना है, बात करना है, तो फिर तो हमें समाजीकरण ही नहीं आता, हमको तो सोशलाइजेशन ही नहीं आता। ठीक है, समाजीकरण ये कौन सिखाएगा हमें, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए समाज में, शिक्षा तो, और किस तरीके से ये सभी चीजें किस तरीके से शिक्षा हमें सिखा रही है। तो ये सभी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं वो क्या होता है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है, शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर है, समझ में आया। फिर उसके बाद में ये तो हमने अर्थ देख लिया, लेकिन मीनिंग अलग होता है, जो कि हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हम समझ गए, लेकिन परिभाषा डेफिनेशन अलग होती है। डेफिनेशन परिभाषा कोई बिल्कुल उसको क्या कर रहा है, कोई बता रहा है, ठीक, यानी कि उन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि किसके अनुसार क्या, तो वो चीज आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि हम देखें इस शैक्षिक मनोविज्ञान को क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। क्रो एंड क्रो का क्या कहना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। जन्म से वृद्धावस्था, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, और वी कैन से सॉरी, तो मैं मृत्यु पर्यंत मैंने बता दिया, सॉरी, जन्म से वृद्धावस्था, ओल्ड एज, सॉरी, है ना, जन्म से ओल्ड एज, वृद्धावस्था तक क्या है ये जो हम सीख रहे हैं, हमारे जो अनुभव हैं, तो उसकी व्याख्या कौन कर रहा है, उसकी व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और ऐसा कौन कह रहा है, तो क्रो एंड क्रो का कहना है। अगेन फिर से कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, फ्रॉम बर्थ टिल ओल्ड एज, वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या शैक्षिक मनोविज्ञान करता है। ठीक, क्रो एंड क्रो, अब याद कैसे करें, याद भी तो होना चाहिए ना, क्रो ठीक है, कौवा करता है ना। अब यहाँ पे मैं मतलब कि आप लोगों को केवल याद कराने के दृष्टिकोण से बता रही हूँ, अदरवाइज किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो बिल्कुल मैं माफी चाहूंगी, याद करवाने के लिए बस बता रही हूँ, है ना। क्रो एंड क्रो यानी कि कौवा काऊ काऊ करता है। अब तो इसका मतलब कि सुबह से सुबह हो गई है ना, सुबह हो गई यदि हम बात करें, यानी कि जन्म हो गया, ठीक है, सुबह से लेकर के, यानी कि पक्षी का काम क्या रहता है, सुबह से लेकर के पूरा शाम तक कार्य कर रहे हैं। तो जन्म से लेकर के वृद्धावस्था, यानी कि अब हमारा जन्म हो गया, मनुष्य का जन्म हो गया, यानी कि अब मनुष्य से अब हमारा जन्म हुआ है, तो बिल्कुल वहां से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, तो वृद्धावस्था तक। जो हमारे अनुभव है, यानी कि कौवे की काव का पूरे दिन भर हमें सुनाई दे रही है, हमें दिन भर सुनाई दे रही है ओल्ड एज। तो ऐसे हम याद करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यदि अपनी कोई सी ट्रिक लगानी है और याद करना है तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने केवल एक छोटी सी ट्रिक बताई, यदि याद हो जाता है तो अच्छी बात है। कि कौवा सुबह से लेकर के शाम तक काव काव कर रहा था, तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के हमारे अनुभव हैं ये, बस। ठीक, फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं स्किनर। स्किनर का क्या कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। स्किनर का क्या कहना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। स्किनर का क्या कहना है कि शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, बस सिंपल है। शिक्षण और स्किनर से ऐसे स्किनर और ऐसे शिक्षण, एस है ना, और शिक्षण है जहां पे टीचिंग है तो वहां पे लर्निंग है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो बस ऐसे स्किनर और ऐसे शिक्षण। तो शिक्षण से जो शाखा संबंधित है वही शैक्षिक मनोविज्ञान है। ऐसा कौन बोला, स्किनर ने कहा है। याद कराने का मेरा एक छोटा ट्रिक है, यदि आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लोग सीख सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी कोई सी ट्रिक लगा लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। फिर ट्रो का क्या कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। ट्रो का क्या कहना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों के
मनोवैज्ञानिक पहलू का अध्ययन है। शैक्षिक स्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलू का अध्ययन है। ऐसा कौन बोला? ट्रो कह रहे हैं कि ये क्या है? स्टडी ऑफ द एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। शैक्षिक स्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलू का अध्ययन, यानी कि इन्होंने शब्द को ही तोड़ करके परिभाषित कर दिया है, शब्द को ही तोड़ा और परिभाषित कर दिए हैं ये। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद स्टीफन का क्या कहना है? स्टीफन का कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। स्टीफन क्या कह रहे हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक बच्चे की शैक्षिक वृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। वृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन कौन कह रहा है? स्टीफन कह रहे हैं। स्टीफन का क्या कहना है कि वृद्धि और विकास का व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, पील का क्या कहना है? एफ.ए. पील का क्या कहना है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। पील का क्या कहना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान ही शैक्षिक मनोविज्ञान है। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉल्सनिक का क्या कहना है? ये इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है, जैसे कि स्किनर है, कॉल्सनिक है, इनकी परिभाषा अक्सर पूछी जाती है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोज फैक्ट्स and principles of psychology which helps to explain and improve the process of education। वॉल्टर बी कॉल्सनिक का क्या कहना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के उन तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन है जो शिक्षा की प्रक्रिया को समझाने और सुधारने में मदद करता है। कि हम उन तथ्यों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करें जो शिक्षा की प्रक्रिया को समझाने और सुधारने में मदद करें। कॉल्सनिक का ये कहना है। ठीक है, स्टडी ऑफ दोज फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विच हेल्प्स टू एक्सप्लेन एंड इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो बेहतर बनाने के लिए हम यदि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग कर लें तो हम शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसा बेहतर ये जो सुधारने समझाने की बात कॉल्सनिक ने कही है। ठीक है, कॉल्सनिक ने कही है। क्लियर है? अब उसके बाद में यदि हम बात करें जुड़ का क्या कहना है, तो जुड़ का कहना है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस which explain the changes which explain the changes that take place in the individual as they pass through the various stages of development। शैक्षिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करता है जब वे विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। जो हमारे व्यक्तियों में जो परिवर्तन हो रहा है तो उन परिवर्तनों का जो व्याख्या करे। परिवर्तन मतलब कि जैसे कि जो विकास के जो हमारे विभिन्न चरण हैं, जो मनुष्य अपने विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहा है, तो जो विज्ञान इसकी व्याख्या करे वही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा जुड़ का कहना है। क्लियर है? ऐसा जुड़ का कहना है कि जो विज्ञान क्या कर रहा है, जो विज्ञान ये बता दे कि मनुष्य किन किन विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहा है, तो जो विज्ञान इसकी व्याख्या करता है वही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि आगे क्या बताया गया है, अब बताया गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति। ये तो परिभाषा थी, परिभाषित कर दिया गया मनोविज्ञान को, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया कि ऐसा होता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान ये है। अब आखिरकार ये शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? जैसे कि यदि हम बात करें मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है एवं प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति की यदि हम बात करें तो आइए हम देख लेते हैं। इट इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइकोलॉजी। अप्लाइड ब्रांच मतलब समझते हैं, अप्लाइड मतलब कि हम बिल्कुल उसका प्रयोग कर रहे हैं, अनुप्रयोग जिसको हम करते हैं। ठीक, अनुप्रयोग कर रहे हैं मतलब कि हम जो मनोविज्ञान की जिस शाखा का प्रयोग करें, अनुप्रयोग कर रहे हैं, वही है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो क्या बताया गया? यह मौलिक मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा है, अप्लाइड ब्रांच है, जिसका क्या करना है? प्रयोग में जिसे हम ला सकते हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक, फिर इट कंबाइंस टू फील्ड्स एंड व्हाट आर दे आर एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, एजुकेशन और साइकोलॉजी।
तो यही बताया गया है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस। यदि प्रकृति की बात कर रहे हैं हम, तो जो हमने अर्थ देखा था तो वही है इसकी प्रकृति। अर्थ में हमने देखा, क्या देखा कि शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। शैक्षिक स्थिति यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम हैं तो हमारा व्यवहार कैसा है, तो इसका जो अध्ययन कर रही है वही शैक्षिक मनोविज्ञान है। ठीक, फिर उसके बाद इट इज कंसर्न विद द फैक्टर्स, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स विच रिलेट टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह उन कारकों, सिद्धांतों और तकनीकों से संबंधित है जो बच्चे की वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। जो हमने अर्थ एवं परिभाषा देखी वही इसकी प्रकृति बन जाती है, क्योंकि उसी के आधार पर हम प्रकृति का निर्णय लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है। तो बस वही बताया गया है कि ये जो बच्चे की वृद्धि एवं विकास के जो विभिन्न पहलू हैं इससे ये संबंधित है। क्या संबंधित है? शैक्षिक मनोविज्ञान संबंधित है। फिर क्या है? इट इज कंसर्न विद द लर्निंग सिचुएशन एंड प्रोसेस बाय विच लर्निंग कैन बी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ये शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान है, इसका मतलब यह सीखने की स्थिति और प्रक्रिया से संबंधित है। शिक्षा सीखने की स्थिति और प्रक्रिया से संबंधित है, जिसके द्वारा सीखना अधिक कुशल और प्रभावी हो सकता है। जैसे कि हम मान करके चले कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत यदि हम बात करें कि यदि किसी बच्चे को समझ में कुछ चीज नहीं आ रहा है, आप पढ़ा रहे हो, आप एक शिक्षक हो, यदि किसी बच्चे को कुछ चीज समझ में नहीं आया, ठीक, अब आप एक शिक्षक होने के नाते आपका वहां पे कर्तव्य क्या बनता है? आपने, हम मान करके चल रहे कि 30 बच्चों की क्लास है, अब 30 बच्चों की क्लास में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि हर किसी को समझ में आए। किसी को सभी चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, किसी को थोड़े देर से समझ में आती। कोई बच्चा ऐसा होता है कि किसी को बहुत बार समझाने पर भी उसे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इन सभी स्थितियों में आपने ये जाना कि क्या तकलीफ क्या है, आप किस तरीके से हर एक, इसको तो बहुत अच्छे से समझ में आया, इसको थोड़ा देर, लेकिन इसको तो नहीं समझ में आया ना, तो आपको किस तरीके से उसको भी समझाना है। ठीक, तो किस तरीके से सीखने को आप अधिक कुशल और प्रभावी बना सकते हो, यही शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति होती है। आपको कुशल और प्रभावी बनाना है, एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना है लर्निंग को। क्लियर है? समझ में आया? फिर क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज हेवली फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि ये विभिन्न शाखाओं से आई है। किसकी विभिन्न शाखाओं से आई है? तो यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक, जीव विज्ञान से भी बहुत कुछ आया है इसमें, समाज शास्त्र से भी लिया गया है और नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी से भी लिया गया है। क्यों लिया गया है कि मनोविज्ञान की, तो ये मनोविज्ञान की परिभाषा हमने देखी और शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान है वही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। फिर ये मानव, जब ये मानव की बात आती है तो ये यानी कि वो जीव विज्ञान के अंतर्गत आ गया। यदि समाजीकरण की बात आती है तो समाज शास्त्र से ये संबंधित हो गया। तो मानवीय व्यवहार, मानव क्या है, मानवीय व्यवहार क्या होना चाहिए, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमंस, जो एंथ्रोपोलॉजी का जो एस्पेक्ट है, नृविज्ञान का भी एस्पेक्ट आ गया। इसका मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान इन सभी क्षेत्रों से आया है और ये इन सभी की शाखा ही मानी जाती है, क्योंकि ये सभी को अपने में समाये हुए हैं। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट एज एग्जैक्ट एज नेचुरल साइंस सिंस द ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली बिकॉज इट इज डायनेमिक। आप ये बताओ, क्या मानवीय व्यवहार का या मानवीय व्यवहार क्या हर वक्त एक जैसे रहते हैं? तो नहीं रहते हैं। अलग अलग स्थिति पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब वातावरण का, एनवायरमेंट का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है, तो अलग अलग वातावरण है, अलग अलग व्यवहार भी हो जाता है। तो कभी भी शैक्षिक मनोविज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान की तरह सटीक नहीं मान सकते, एग्जैक्ट एज, यानी कि बिल्कुल प्राकृतिक विज्ञान है, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव व्यवहार की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह गतिशील है, बदलता रहता है मानवीय व्यवहार।
कभी आप कुछ कभी आप कुछ, ठीक है, बिल्कुल यही चीज, यही एस्पेक्ट होता है, सभी मनुष्यों के साथ में होता है ये, ठीक। इसीलिए नेचुरल साइंस नहीं है, ठीक। यदि पूछा जाएगा क्या ये नेचुरल साइंस एज एग्जैक्ट एज नेचुरल साइंस, नो इट इज नॉट। ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं है, ये पूरी तरह से नहीं है प्राकृतिक विज्ञान, ठीक। क्यों नहीं है? क्योंकि मानवीय व्यवहार परिवर्तन होता है, गतिशील होता है। फिर क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एजुकेशन, is a science of education dealing with what? Dealing primarily with how, when and what of education. Very important aspect, हाँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बात। क्या है कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है। कैसे, क्यों बोला गया कि ये शिक्षा का विज्ञान है? जो कि प्राथमिक रूप से शिक्षा के कैसे, कब और क्या से संबंधित है। शिक्षा कैसी हो, शिक्षा कब हो, शिक्षा क्या हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है? हाउ एजुकेशन इज, व्हेन एजुकेशन एंड व्हाट एजुकेशन इज। समझ में आ? कैसे, कब और क्या। कैसे बच्चों को आप पढ़ाओगे, कब बच्चे को पढ़ाना है, कब मतलब कि कब उनका मूड कैसा है, क्या है। क्योंकि किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, फिर क्या करोगे आप? क्या पढ़ाना है आपको जिससे उसको समझ में आए? बाकी आपने तो पूरा लेक्चर डिलीवर कर दिया, उसको तो नहीं समझ में आया। अब आपको क्या, किस तरीके से आप उसको पढ़ाने जा रहे हो, ये मैटर करता है किसमें? शैक्षिक मनोविज्ञान में, ठीक। कैसे, कब, क्या से संबंधित है। फिर क्या? इट इज नॉट एज नॉर्मेटिव, इट इज नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, it is not a normative science as it is not concerned with the value of education and does not concern itself with what ought to be. It only describes what it is. It is an applied positive science. Very very important, याद रखना है ना। ये सभी चीजें आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है, बहुत ध्यान से क्लास को आप लोग अटेंड कीजिए। क्या बताया गया है? यह एक आदर्श विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका संबंध शिक्षा के मूल्य से नहीं है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन से नहीं संबंधित है। इसका संबंध इस बात से नहीं है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी समझ रहे हो कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। ये किससे संबंध? यह केवल वर्णन करता है यह क्या है, यह एक व्यवहारिक सकारात्मक विज्ञान है। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताती हूँ क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर लेते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं ना। क्या है? हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम किसी बच्चे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम यदि किसी बच्चे को सोचें, यदि बच्चे के बारे में, यदि हम किसी स्टूडेंट के बारे में सोचें कि वो बच्चा क्या होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है मेरा बच्चा ये होगा, है ना। आप एक शिक्षक हैं तो आप ये समझ रहे हैं, आपने यानी कि क्या होना चाहिए, नहीं क्या है। बच्चे वहां पे 3 प्रकार के बच्चे यदि हम मान करके चलें, किसी को बहुत अच्छे से आपने तुरंत बताया, तुरंत उसको समझ, किसको थोड़ी देर से समझ में आया लेकिन आ गया, किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्या सोचा था, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये वो मैटर नहीं करता। क्या है, स्थिति ये है कि उसको समझ में नहीं आया है, अब बताओ उसको। आपने तो ये सोचा व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, मतलब बच्चे को सबको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन स्थिति क्या है, नहीं आया, क्या करोगे। ये है शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। इसी को बोलते हैं अप्लाई करो, अनुप्रयोग करना है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक सकारात्मक विज्ञान। क्या है, आप देख रहे हो नहीं आया, अब अप्लाई करना है आपको, अब समझाओ उसको, ठीक है। समझ में, इतनी बातें अब क्लियर है। यानी कि कल्पना में नहीं जीना है, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, नहीं क्या है, ये भविष्य में नहीं जाना है, ये हो जाना चाहिए, नहीं क्या है, अभी स्थिति क्या है, बच्चे को समझ में नहीं आया, बताओ अब उसको, ठीक। तो वहां पे अप्लाई करना है। वाइल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन वॉक्स ऑफ लाइफ, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एजुकेशनल साइकोलॉजी लिमिट्स इट डीलिंग विद बिहेवियर ऑफ पीपल इन रिलेशन टू एजुकेशन एनवायरमेंट। जो ये मनोविज्ञान है तो जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित है,
जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के व्यवहार से संबंधित है। क्या? तो मनोविज्ञान। किंतु ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वह केवल और केवल शैक्षिक वातावरण के संबंध में विद्यार्थियों के व्यवहार से अपने व्यवहार को सीमित करता है। ये नहीं कि शैक्षिक मनोविज्ञान को, एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप और भी दूसरी फील्ड में अप्लाई करोगे, नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान है वही मनोविज्ञान कहलाता है, वही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। सॉरी, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान है वही शैक्षिक मनोविज्ञान है। साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट ओनली इज अ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अदरवाइज वी कैन से साइकोलॉजी तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान तो मानवीय व्यवहार का किसी भी फील्ड में है, लेकिन नहीं, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान का जो अध्ययन करेगा वही केवल शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाएगा। ठीक, इट डज नॉट कंसर्न विथ व्हाट एंड व्हाई ऑफ एजुकेशन। यह शिक्षा में क्या और क्यों से कोई सरोकार नहीं रखता, क्या और क्यों, तो बल्कि इस फिर किससे सरोकार रखता है? यह छात्र को संतोषजनक तरीके से शिक्षा देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल, तकनीकी मार्गदर्शन देता है, तकनीकी मार्गदर्शन देता है। ठीक है, क्यों समझ में नहीं आया? क्या बात है? नहीं, आपको बताना है, अप्लाई करना है। किस तरीके से आप बता सकते हो? आप वो बताओगे क्या है। ठीक है, नहीं आया, नहीं आया समझ में ना। ठीक, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, अब ये सब छोड़ो, आप कितने अच्छी तरीके से बता सकते हो उसको। ठीक है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है कि तुम्हारे बिहेवियर को पढ़ेगा। बिहेवियर को मतलब कैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में जब वो व्यवहार का अध्ययन कर रहा है तो यही उसकी प्रकृति है। किसकी? शैक्षिक मनोविज्ञान की। ठीक है, समझ में? टेक्निकल गाइडेंस, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना है आपको। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते नहीं समझ में आता है। ठीक है, जैसे कि तारे जमीन पर इशार, सब बच्चों को समझ में आ रहा था, इशार को नहीं आ रहा था, उसको हालांकि बीमारी थी। फिर उसके बाद ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम बात करें कि क्यों बच्चों, क्या है, क्या क्यों, ये तो किनारे रख दो, आप प्रेजेंट की सिचुएशन देखो, आप कैसे बेहतरीन तरीके से उसको करवा सकते हो। तो उसको पेंटिंग अच्छी लगती थी, ड्राइंग अच्छी लगती थी, तो वही सही है, वो उसमें निखर पाया। ये होता है, यानी कि आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कर देना है, यही है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो ये हमने जो है अपनी क्लास यहाँ पे लेक्चर 2 को कंप्लीट किया। इसके आगे हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपने यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। साथ में इसकी फ्री PDF तो आप लोगों को अवेलेबल नहीं करवाई जा रही है, लेकिन PDF कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो PDF कोर्स की प्राइस जो है 249 रुपीज़ रखी गई है। क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube में प्रोवाइड करवाई जा रही है, लेकिन PDF बहुत ही ऑप्टिमम प्राइस में रखा गया है, जो कि 249 रुपीज़ में रखा गया है, जो कि आपको मोबाइल ऐप में उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आप लोग वहाँ से PDF को ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।